नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत करते हैं। आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि मैंने चीफ मिनिस्टर के बारे में या काउंसिल के बारे में, स्टेट काउंसिल के बारे में विस्तार से चर्चा किया था और हम आशा यही कर सकते हैं कि आपको समझाने में हमें थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली होगी। अब आइए, जो आज का टॉपिक है, जो नया टॉपिक है वो और भी बेहतर है और ये राज्य विधानमंडल से है। जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उससे संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मिलने जा रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक भी होंगे, घुमावदार भी होंगे, कॉन्सेप्ट पर भी होंगे और ये हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जो चर्चा होगी वो 12 या 15 क्वेश्चन पर ही चर्चा होगी। तो देखिएगा, आइए हम लोग इससे जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि राज्य की विधायिका में, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन से तत्व इसमें होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग विधायिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, इसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधानमंडल। अब इसमें राज्य विधानमंडल में 3 तत्व आ जाते हैं, जैसे राज्यपाल है और विधानसभा है और अगला जो है विधान परिषद है। तो जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद भी हो जाएगा और हर एक राज्य में विधानसभा है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया। तो राज्य विधानमंडल में कितने तत्व आ रहे हैं? तो 3 है, राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। तो जैसे जो राज्यपाल है वो आप बताएंगे 153 से लेकर 162 आर्टिकल तक है और जो विधानसभा है ये 168 आर्टिकल्स में है और जो विधानमंडल है वो 169 में है। विधान परिषद 169 में है। और ये किस पार्ट में है राज्य विधानमंडल? तो राज्य विधानमंडल भाग 6 में दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन पर फोकस करना है कि राज्य विधानमंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, राज्य की विधायिका में कौन कौन से लोग हैं? तो विधान परिषद और राज्यपाल, ये संभावना है कि विधान परिषद, राज्यपाल। दूसरा विधानसभा और विधान परिषद। तीसरा विधानसभा और राज्यपाल। और चौथा जो है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। 3-4 में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये 3 तत्व है। मैंने बताया था कि राज्य विधानमंडल में कितने तत्व हैं? 3 है, जैसा कि आप पिछले समय में पढ़े हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 तत्व हैं। तो इन्हीं 3 तत्वों को मिला करके क्या बन रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर बन रहा है, राज्य विधानमंडल। तो इसमें सबसे ऑथेंटिक आंसर क्या हो रहा है? इसमें सबसे ऑथेंटिक जो आंसर होगा, जो इसमें तीनों तत्व हो जाएंगे। तो विधान परिषद और राज्यपाल, इसमें विधानसभा है नहीं, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल है नहीं, इसमें विधानसभा और राज्यपाल, विधान परिषद नहीं है, ये भी ऑथेंटिक नहीं है। अब देखिए, चौथा जो ऑप्शन है, राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद है। तो मैंने बताया था कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद अस्तित्व में है। 6 राज्यों में, जैसे यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा कर्नाटक हो गया, चौथा महाराष्ट्र हो गया, और 5वां आंध्र
आंध्र प्रदेश, और छठा जो है तेलंगाना है, छठा तेलंगाना। तो यहाँ पर विधान परिषद है, स्टेट काउंसिल है। और जो जम्मू कश्मीर का था तो 2019 में उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस समय 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदनों वाली विधायिका का गठन किया गया है। तो इसमें विधायिका में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपका चौथा जो आंसर है ये सबसे ऑथेंटिक है, यही सही है, चौथा ऑप्शन। तो इसमें केवल डी ऑप्शन सही है, ये केवल डी होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो आप इस पर जाएंगे डी, केवल 4 सही है, मतलब केवल 4 सही है, तो 4 केवल डी सही है, ये डी ऑप्शन आपका सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और बढ़िया क्वेश्चन है, विधान परिषद से है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से है। तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या, नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या होती है। तो देखिए विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या निम्न सदन के, मतलब विधानसभा के निम्न सदन के 33% से, मतलब 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। और किसी भी दशा में 40 सदस्य कम नहीं होगी, 40 सदस्य कम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, तो मैंने बताया कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो किसी भी दशा में उस राज्य की विधानसभा के 33% से अधिक नहीं होगी, मतलब 1/3 से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम जो है वो 40 से कम नहीं होगी। तो इसी के आधार पर हमको यहाँ पर चर्चा करना, और जो भी सदस्य होंगे विधान परिषद के, जो भी सदस्य है, तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं तो अलग अलग निर्वाचक मंडल से चुन करके आते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है, तो इसमें से 1/3 सदस्य जो होंगे वो राज्य की विधानसभा से आएंगे, निर्वाचित होकर के राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाएंगे। और 1/3 जो होंगे स्थानीय निकायों से चुन के आएंगे, स्थानीय निकायों से चुन करके आएंगे। स्थानीय निकाय का मतलब हो गया जिला परिषद या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, वहाँ के सदस्य 1/3 को चुनेंगे। और 1/12 जो होंगे ये उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होंगे, शिक्षकों के द्वारा। और 1/12 जो होंगे वो स्नातकों के द्वारा, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको 1/12 ग्रेजुएट लोग चुनेंगे, स्नातकों द्वारा निर्वाचित होंगे। और 1/6 जो होते हैं, 1/6 ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। तो जैसे विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे, जिसको हम लोग MLC बोलते हैं, तो MLC का जो चुनाव होता है वो कई आधार पर होता है, अर्थात उसके कई सारे निर्वाचक मंडल होते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है, 100 लोग हैं, तो 100 में से 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनेंगे। और 1/3 सदस्य को MLC को, 1/3 MLC को स्थानीय निकायों के सदस्य चुनेंगे। उसमें नगर पालिका भी हो सकती है, नगर पंचायत भी होगा, जिला पंचायत के सदस्य होंगे। और 1/12 जो माध्यमिक शिक्षण संस्थान से ऊपर के जितने भी अध्यापक हैं वो 1/12 सदस्य को, MLC को अध्यापक लोग चुनेंगे। लेकिन शर्त ये है कि 3 वर्ष पहले से उनको ड्यूटी करना अनिवार्य है। जैसे ज्वाइनिंग उनकी अगर आज हुई है, और जैसे ज्वाइनिंग अगर 3 साल पहले हुई है और मतदान आज हो रहा है, तो फिर उसमें 3 साल पहले से अगर वो कार्यरत है तभी ये चुनाव में भाग लेंगे। और 3 साल अगर नहीं हुए हैं तो ऐसे अध्यापक को यहाँ पर भाग लेने का अधिकार नहीं है। 3 वर्ष पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक हैं, उच्च शिक्षण संस्थान से, माध्यमिक शिक्षा सेवा से ऊपर के जितने भी शिक्षक हैं, वो 1/12
MLC को चुन लेंगे, और 1/12 को ग्रेजुएट लोग चुनते हैं, स्नातक लोग चुनते हैं, और वो भी इसमें वो ग्रेजुएट होंगे। जैसे आज के चुनाव में, आज की डेट में अगर चुनाव हो रहा है तो 3 साल पहले से ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। और शेष जो 1/6 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और 1/6 सदस्य जो होंगे, 1/6 सदस्य जो होंगे वो कौन कौन से होंगे जिसको राज्यपाल नॉमिनेट करता है? तो इसमें 1/6 सदस्य जो होंगे वो आप बता सकते हैं, कला के भी हो सकते हैं, साहित्य के भी हो सकते हैं, लोक सेवा से जुड़ सकते हैं, लोक सेवा से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, कला हो गया है, साहित्य भी हो गया है, विज्ञान भी हो सकता है, समाज कार्य के भी हो सकते हैं, और समाज सेवा के भी हो सकते हैं, समाज सेवा के भी हो सकते हैं, समाज सेवा, पब्लिक वर्क, लोक प्रशासन। तो ये 6 क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे उनमें से 1/6 लोगों को राज्यपाल महोदय नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है वो विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 होता है। तो राज्यपाल महोदय कितने लोगों को नॉमिनेट करेंगे? 1/6 लोगों को। तो 1/6 लोग कौन होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, लोक प्रशासन, खेल कूद। सबसे लास्ट में खेल कूद को जोड़ा गया। और देखिए, जो खिलाड़ी होगा या जो प्रशासक होगा या जो साहित्यकार होगा वो उसी राज्य का होना चाहिए। दूसरे राज्य का अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसे दूसरे राज्य में मौका मिलने वाला नहीं है। तो इसका 3rd हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है और आ चुका है ये, और ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये सिविल स्तर का है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सेवा से जोड़ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सिविल सेवा से जोड़ सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर है। देखिए, ये पूछ रहा है राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। इसमें सही पूछ रहा है। तो राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? पहला है इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो हमें ये ध्यान देना होगा, ये पहला ही ऑप्शन जो है ये हमें दिग्भ्रमित करने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर ये पूछा जाए कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाए तब 6 वर्ष होता है। और इसमें यह कह रहा है कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, वो स्थायी संस्था है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 लोग रिटायर्ड होते हैं। तो विधान परिषद स्थायी संस्था, उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। यहाँ पर सदस्य नहीं पूछ रहा, बल्कि पूछ रहा है विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, ये स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। हाँ, अगर ये पूछा जाता कि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है तब ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें विधान परिषद का कार्यकाल पूछ रहा है, इसलिए स्थायी सदन है, ये निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो पहला गलत है। या एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। या भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। देखिए, विधान परिषद एक ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसी संस्था भारत की धरती पर जो भंग नहीं होगी, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त संसद कर सकती है, लेकिन इसे विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, और मतलब दूसरा भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी ऑप्शन सही, लेकिन पहला गलत है। इसके 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये कह रहा चौथे ऑप्शन में कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्या हमने बताया कितने ऐसे सदस्य हैं जो स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 1/6 नहीं है, बल्कि हमने क्या बताया था, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जबकि इसमें कितना दे रहा, 1/6। तो ये ऑप्शन गलत होगा, सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधानसभा द्वारा 1/6 नहीं होंगे, विधानसभा द्वारा 1/6 सदस्य नहीं होते हैं, गलत है। बल्कि विधानसभा द्वारा भी कितने सदस्य होते हैं? 1/3 सदस्य होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य
रिटायर्ड हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, ये सही ऑप्शन है, ये सही है। उपराज्यपाल हाउस का चेयरमैन होता है, सभापति होता है। तो विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल होता है, या विधान परिषद का सभापति वही होता है जो विधान परिषद के सदस्य उसको निर्वाचित करते हैं। तो हमेशा रखिएगा, विधान परिषद का जो चेयरमैन होगा उसी के बीच का होगा, वो एमएलसी होगा, और विधान परिषद कि जितने भी सदस्य हैं वो सारे लोग मिल करके उसी में से एक अपना सभापति निर्वाचित कर लेंगे। तो उपराज्यपाल विधान परिषद का सभापति नहीं होता है, बल्कि वही का वह सदस्य होता है, और उसका निर्वाचन वहाँ के सारे सदस्यों के द्वारा मिल करके किया जाता है। तो ये गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो देखिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पूछ रहा सही क्या है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, गलत है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। या एक स्थायी सदन है, सही है। या भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। 1/6 सदस्य नहीं होंगे, बल्कि 1/3 होंगे, ये दोनों ऑप्शन गलत है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 लोग रिटायर्ड होते हैं, सही है। उपराज्यपाल सदन का सभापति होगा, गलत है, क्योंकि उन्हीं के बीच का ही एक निर्वाचित सदस्य हो जाएगा, उसका चुनाव करा लिया जाएगा, वही बनेगा, ये गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ये सही है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही बताया, दूसरा सही, तीसरा सही, और तीसरे के साथ साथ फिर ये आपका छठा सही है, छठा फिर 8वां। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो दूसरा सही और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हो जाएगा वो आप बताएंगे दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा, इसमें देखिए यही ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन जो भी दे रहा हो, या एक स्थायी सदन है तो ये दूसरा सही है, और या भंग नहीं होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। इसके 1/6 स्थानीय सदस्य निकाय द्वारा चुने जाते हैं, ये गलत है। और 5वां 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, नहीं, गलत है। 1/3 इसके होंगे, 1/3 इसके होंगे। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, ये गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही है। तो देखिए ये 8वां सही है, 8वां सही है, और छठा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा सही होगा और तीसरा सही होगा, दूसरा, तीसरा और उसके बाद छठा सही होगा। ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसकी जगह पर ये तीसरा रखना होगा, तीसरा भी ऑप्शन सही होगा। 5वां कैसे होगा, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते, ये गलत है। ये यहाँ पर अगर आप जो है इसको तीसरा कर देंगे, तीसरा हमें लग रहा है कि टाइप करने में ये गलती हो गई है टाइपिस्ट से, तो इसका जो हो जाएगा तीसरा। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, और तीसरे के बाद फिर ये छठा सही, 8वां। ये सी ऑप्शन करिएगा, ये सी ऑप्शन होगा, लेकिन सी ऑप्शन तब होगा जब ये 5वें की जगह पर तीसरा ऑप्शन ये सही है, ये थर्ड कर दीजिएगा। तो दूसरा सही है और तीसरा सही है, और उसके बाद जो है छठा सही और 8वां सही, इसका थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड होगा। ठीक, इसको थर्ड कर लीजिए, ये दूसरा, तीसरा, छठा और 8वां। अब उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो जैसे विधान परिषद एक ऐसा हाउस है जिसका गठन संसद कर सकता है,
संसद करता है और संसद 169 में इसका गठन करता है। लेकिन इसके लिए उस राज्य की विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए? 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो एक चीज़ हमेशा रखिएगा कि आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग विधान परिषद के गठन करने का अधिकार किसे है? संसद को। तो विधान परिषद का गठन भी और विधान परिषद की समाप्ति भी संसद ही करेगी। लेकिन जिस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन होना है या विधान परिषद की समाप्ति होनी है, उस राज्य के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 होनी चाहिए। अगर 2/3 विधानसभा के सदस्यों की संख्या नहीं है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन नहीं कर सकती, ना ही उसकी समाप्ति कर सकती। लेकिन 2/3 से पहले उस राज्य में किसी भी दल का बहुमत भी होना चाहिए। किसी भी राज्य में उस दल का, किसी भी एक दल का बहुमत होना चाहिए। तो पहले जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है या विधान परिषद की समाप्ति की जानी है, तो पहले तो वहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, और सरकार अगर किसी पार्टी की है, इसका मतलब है कि किसी न किसी दल को वहाँ पर बहुमत है। तो बहुमत अगर किसी दल को है, फिर उसकी सरकार है, और वो सरकार अगर बिल विधानसभा में लाती है और विधानसभा में जब ला देगी तो उस बिल को, सरकार द्वारा जो लाया गया बिल है, अगर उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया है तो 2/3 बहुमत से पारित करके राज्यपाल को दे दिया जाएगा। फिर राज्यपाल उस बिल को कहाँ पहुँचाएगा? उस बिल को संसद के पास पहुँचा दिया जाएगा, और संसद के पास जब बिल पहुँचेगा राज्यपाल की संस्तुति से संसद के पास, तो अगर ख़त्म करने के लिए है तो संसद उसे समाप्त कर देगी, और अगर गठन करने के लिए है तो संसद उसे गठन कर देगी। तो आप ये कह सकते हैं कि विधान परिषद एक ऐसा हाउस है जिसका गठन भी हो सकता है, समाप्ति भी हो सकती है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2/3 विधानसभा के बहुमत के आधार पर संसद चाहे तो गठन कर दे, और अगर समाप्ति की बात है तो संसद इसे समाप्त भी कर सकती है। तो वही पूछ रहा है कि किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो विधान परिषद ही एक ऐसी संस्था है कि जिसको समाप्त भी किया जाएगा, गठन भी किया जाएगा, और दोनों करने वाली संस्था संसद है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्य विधान परिषद, तो राज्य विधान परिषद समाप्त भी हो सकती है, गठन भी हो सकता है। 2/3 बहुमत से विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राज्यपाल संस्तुति के लिए संसद के पास भेज देगी, और संसद इसका समाप्ति के लिए है तो समाप्त कर देगी, गठन के लिए है तो गठन कर देगी। तो इसका डी हो जाएगा राज्य विधान परिषद। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन जो है ये आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पर है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए आराम से, ठंडे दिमाग से जब आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसमें विचार करना है, विचार ये करना है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी हो सकती है। मैंने बताया था कि विधान परिषद आर्टिकल 171 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा के उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 33% से 1/3 से अधिक नहीं होगी। और न्यूनतम विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 40। तो ये कह रहा कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती, नहीं, आधे से अधिक बड़ी नहीं होगी, बल्कि विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 होगी। तो ये तो गलत हो गया, आधे से अधिक नहीं होगी, बल्कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। पहला तो गलत हो गया। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता, मतलब नॉमिनेट करता है। अब आप खुद सोचिए कि किसी भी विधान परिषद का जो सभापति है
विधान परिषद का सभापति राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड होता है या वहाँ के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो विधान परिषद का चेयरमैन है वो राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड नहीं होता है, बल्कि वहाँ का सभापति विधान परिषद के कुल सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो कहने का मतलब है पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पहला इसलिए गलत है 33% सदस्य होंगे, और दूसरा इसलिए गलत है कि राज्यपाल इससे नाम निर्देशित नहीं करता है, बल्कि विधान परिषद के सारे सदस्य मिल करके उसी में से एक अपना सभापति चुन लेते हैं। तो पहला गलत, दूसरा गलत। तो पहला दूसरा दोनों गलत है, ना तो एक है और ना ही दो है। इसका डी ऑप्शन होगा, ना तो एक और ना ही दो। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, स्पीकर अपना पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ये 182 में, आर्टिकल 182 में है। और अपना पद वो किसको त्यागना चाहे, तो उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो ये त्यागपत्र स्पीकर को देगा। स्पीकर त्यागपत्र जो है वो डिप्टी स्पीकर को देगा, उपाध्यक्ष को देगा। तो देखिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर को त्यागपत्र देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देना चाहे उपाध्यक्ष को दे सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है, तो विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित कर लिया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है संवैधानिक प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार, इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु जो है विधान, देखिए चाहे वो जहाँ तक सदस्यता की बात है तो सदस्यता को हम आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति हो गए, इनका 35 वर्ष है। और उपराष्ट्रपति हो गए, तो उपराष्ट्रपति का भी कितना है, 35 वर्ष है। और जैसे राज्यपाल हो गए, तो राज्यपाल का भी 35 है, इन तीनों का 35 है। जितने अपर हाउस है, दो अपर हाउस हैं, राज्यसभा और विधान परिषद, इन सब का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 है। जितने लोअर हाउस है, और लोअर हाउस जो है एक लोकसभा है और दूसरा विधानसभा है। तो विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। और मतदान करने के लिए 18 वर्ष है। और मंत्री कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जब मंत्री शब्द आ जाए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो जितने भी मुखिया हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों प्रमुख पदाधिकारी हैं, तो इनका 35 है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का 25 है। अगर अपर हाउस से होके जाएंगे तो 30 भी वर्ष हो सकता है। और राज्यसभा का, विधान परिषद का 30 वर्ष है। और जो लोअर हाउस है विधानसभा और लोकसभा, 2 लोअर हाउस है, 2 अपर हाउस है। तो 2 अपर हाउस में विधान परिषद राज्यसभा का 30 और लोअर हाउस में विधानसभा और लोकसभा का 25। तो इसमें यही कह रहा है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी डिसाइड की गई है, तो आप बताएंगे 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। 21 वर्ष तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए, ग्राम प्रधान बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। और मतदान करने के लिए 18 वर्ष है। तो इसमें तो हमें केवल एमएलए की बात हो रही, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की बात पूछ रहा है। तो इसकी न्यूनतम जो आयु होगी 25 वर्ष होगी। सेकेंड है
और अगर इनके आय को घटाना हो या बढ़ाना हो, इनसे एज से संबंधित अगर कोई भी नियम बनता है तो उस नियम को बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया, संसद को दिया गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आराम से बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ से हम दे रहे हैं और फ्री में आप अपने दिमाग को ठंडा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप जब बहुत दिमाग लगाएंगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, तो आप जो भी यहाँ से दिया जा रहा है हंसी खुशी उसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पर काम किया है। आपको सिर्फ पढ़ना है, इसमें आपका अपना कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है, एक पैसे की इसमें नुकसान नहीं है। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो देखिए इसमें जो ये कह रहा है तो आप बताएंगे वो राज्यसभा मतलब एमएलए। तो एमएलए जो होते हैं विधानसभा के सदस्य, तो विधानसभा के जो सदस्य होंगे, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं एमएलए किसको किसको चुनते हैं? तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों को भी चुन लेते हैं, राष्ट्रपति को भी चुन लेते हैं, राष्ट्रपति को भी चुन लेंगे और 1/3 विधान परिषद के सदस्यों को भी चुन लेते हैं, विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये पूछ रहा है कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किसके किसके चुनाव में भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, आपको पता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी निर्वाचित करने में बड़ी भूमिका किसकी होती है? एमएलए को, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। और 1/3 जो एमएलसी होते हैं, मैंने बताया था कि 1/3 एमएलसी को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं। तो एमएलए एमएलसी को भी चुन लेगा, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी चुन लेगा और राष्ट्रपति को भी चुन लेगा। तो एमएलए 3 लोगों का चुनाव करता है, जबकि एमएलसी देखा जाए तो भारतीय संविधान में किसी के भी चुनाव में भाग नहीं लेता, केवल अपने सभापति को चुनता, बाकी वो किसी को नहीं चुनता। तो एमएलए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एमएलसी उतना ज़्यादा संविधान में महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें राज्यसभा का सदस्य भी विधानसभा द्वारा चुना जाएगा, राष्ट्रपति भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा और विधान परिषद का सदस्य भी 1/3 एमएलए द्वारा ही निर्वाचित होगा। अब आइए इसी के हिसाब से जो है हम लोग ऑप्शन को सेट करते हैं। देखिए इसमें जो हमने बताया उसी के हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। तो राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके द्वारा निर्वाचन में भाग लेती है? तो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को भी निर्वाचित करते हैं, उपराष्ट्रपति को नहीं करते हैं, राष्ट्रपति को करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को भी करते हैं और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी करते हैं। तो एमएलए जो है वो राष्ट्रपति को भी इलेक्ट करेगा, उपराष्ट्रपति को नहीं करेगा, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी करेगा और एमएलसी जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं 1/3, तो 1/3 को भी एमएलए इलेक्ट करता है। तो इसका पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। पहला, तीसरा और चौथा, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बात हो रही धन विधेयक। तो धन विधेयक जो होगा, धन विधेयक आर्टिकल, ये राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में धन विधेयक जो आता है आर्टिकल 198 के अकॉर्डिंग आता है और धन विधेयक जो लाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ राज्य विधानसभा में लाया जाएगा, राज्य विधानसभा में लाया जाएगा। इस मामले में विधानसभा के पास अधिकार ज़्यादा होता है। विधान परिषद मनी बिल को अगर रोकना चाहे तो अधिकतम, विधान परिषद मनी बिल को अगर रोकना चाहे अधिकतम वो 14 दिन तक रोक पाएगी और 14 दिन अगर हो जाते हैं तो उसमें अगर ये सुधार की बात भी करती विधान परिषद, तो विधान परिषद अगर सुधार की बात करती है तो फाइनली विधान परिषद का नहीं माना जाएगा, विधानसभा का माना जाता है। तो मनी बिल को लेकर, धन विधेयक को लेकर के इसमें बड़ा प्रावधान जो है वो विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए नहीं है। तो मनी बिल जो लाया जाएगा आर्टिकल 198 के तहत लाया जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में लाया जाएगा। विधान परिषद इस बिल को अधिकतम अगर चाहे तो 14 दिन तक ही रोक पाएगी, बाकी इसे और रोकने
रोकने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। धन विधेयक देश की बात है तो लोकसभा में लाया जाएगा, और राज्य की बात है तो विधानसभा में लाया जाएगा, और इसमें विधान परिषद को कोई ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, सिविल स्तर का क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कथनों पर विचार करिए। ये जो कुछ कथन दिए गए हैं इसी पर हम लोगों को विचार करना है, तो विचार करिए। इसमें ये कह रहा है विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, विधानसभा का अध्यक्ष बाद में और विधानसभा का सदस्य पहले है। तो विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर वो तब तक स्पीकर है जब तक वहाँ का सदस्य है। अगर वो सदस्य नहीं है तो विधानसभा के अध्यक्ष पद से उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। तो चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, ये अध्यक्ष बाद में है, सदस्य पहले है। अगर सदस्यता खो देते हैं ये सब तो अध्यक्ष के पद से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद खाली करना होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य पहले है और स्पीकर बाद में है। पहला सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तो देखिए, राज्य विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किससे है? राज्य विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को है। लेकिन राज्यपाल को लिखित परामर्श कौन देगा? तो राज्यपाल को लिखित परामर्श जो दिया जाएगा वो आप बताएंगे सीएम के द्वारा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो क्या जब विधानसभा का भंगीकरण हो जाता है या विघटन हो जाता है तो क्या राज्य विधानसभा के भंग होते ही स्पीकर तुरंत त्यागपत्र देता है? तुरंत त्यागपत्र नहीं देगा। चुनाव जब हो जाएगा, नई विधानसभा का गठन हो जाएगा, तो नई विधानसभा का जब गठन हो जाएगा, जब नया स्पीकर आ जाएगा, तब इसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। तुरंत इसे त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। तो यही कह रहा है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। भैया तुरंत रिक्त नहीं करेगा, बल्कि ये तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नई विधानसभा का गठन ना हो जाए, जब तक नया अध्यक्ष ना आ जाए, तब तक इसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। तो इसमें केवल एक सही है, केवल एक सही है, दूसरा गलत। इसका फर्स्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, सब कॉन्सेप्ट पर है, आसान क्वेश्चन है, बस केवल समझने की जरूरत है। देखिए, संविधान रटने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। और एक बार अगर आप संविधान को समझ गए तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला है ही नहीं। आर्टिकल को छोड़ दीजिए तो सारी चीज़ें संविधान में कॉन्सेप्ट पर है। तो इसको कॉन्सेप्ट से जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब हम लोगों को इस पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, विचार करिए, आसान क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब तक कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो देखिए, इसमें यह कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मतदान करने के लिए योग्य है तो उस राज्य का मंत्री बना दिया जाएगा, भले ही उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो मैंने बताया था मतदान करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मतदान करने के लिए 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और बन क्या रहा है? बन ये रहा है मंत्री। तो मंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर विधानसभा से गया तो 25 वर्ष, और विधान परिषद से गया है तो 30 वर्ष, और जबकि मतदान करने के लिए कितना है?
18 वर्ष। तो इसमें यही तो कह रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य, मतलब 18 वर्ष, और किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता, तब भी जब तक कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अगर 25 वर्ष होता तब तो सही हो जाता, और इसमें 18 वर्ष होगा, तो ये गलत है, पहला गलत हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो देखिए, इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8C के अनुसार, धारा 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 1951 8C के अनुसार और आर्टिकल 327 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा अगर हो गई है, 2 वर्ष से अधिक की सजा अगर उसे हो गई है, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, चाहे वो 2 वर्ष का हो सजा या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा हो, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है वो 327 और धारा 8C के अनुसार गई है, क्योंकि उनके ऊपर ये कहा गया है कि वहाँ सूरत की हाई कोर्ट ने, मतलब सूरत की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने इनको सज़ा 2 साल की दे दी है। तो अब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो वो 2 वर्ष तक तो अमान्य हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो अगले 6 साल तक, अगले वो 6 वर्ष तक भी चुनाव नहीं लड़ सकते। 2 वर्ष ये हो जाएगा और प्लस 6 वर्ष ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8C ये कहता है, और आर्टिकल 327 भी कहता है, किसी को आपराधिक मुकदमे में अगर 2 वर्ष की सजा या उससे अधिक की सजा हो गई है और उसने पूरी भी कर ली है, तो अगले आने के बाद 6 वर्ष तक उसे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो लगभग 8 वर्ष है। और जबकि ये कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, नहीं, 5 वर्ष नहीं है, ये 5 वर्ष नहीं है, बल्कि 2 वर्ष या उससे अधिक का है। तो ये 2 वर्ष या उससे अधिक का अगर उसे कारावास है, तब उसकी सदस्यता क्या होगी? चली जाएगी। तो ये सेकेंड गलत है और दूसरा भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति मतदान के लिए योग्य किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। तो इसमें 18 वर्ष होगा मतदान के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, 5 वर्ष नहीं, 2 वर्ष है या 2 वर्ष से अधिक है, तो ये 5 वर्ष नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। नहीं, 2 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक है, और आगे वो 6 वर्ष तक और भी रहेगा, तो 5 वर्ष की चर्चा यहाँ फिलहाल नहीं है। तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ना तो 1 और ना ही 2, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विचार करिए कथनों पर। तो विचार करना है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है उसको राज्यपाल नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। और राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो देखिए, जो राज्य का मुख्य सचिव है इसका निश्चित कार्यकाल नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं है, वो 60 वर्ष की उम्र तक कार्य करेगा, 60 वर्ष की उम्र तक कार्य करता है, और उसमें जो है कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अधिकारियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता कि 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है। तो ये 13 क्वेश्चन हमने जोरदार तरीके से आपको लाए थे, इस पर मेहनत भी किया गया था, और आशा यही कर सकते हैं अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा, धैर्यपूर्वक पढ़ा होगा, तो कई सारे क्वेश्चन को आपको समझने में मदद मिली होगी। और
आगे के लिए हम एक नया टॉपिक और लेकर के आएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।